Hello everyone, welcome you all to the channel of Avyan IES Academy. I am Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce, and हम बढ़ रहे हैं the subjects topics related to commerce and management UGC NET JRF. So in the last video I talked about brand equity from the topic brand management, जिसमें कि हमने कवर किए थे उसका मतलब क्या है, वाई डू वी स्टडी ब्रांड मैनेजमेंट, और ऑल्सो व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ द ब्रांड इक्विटी. सो हमने प्रीवियस वीडियो में दो मॉडल्स बहुत डिटेल में कवर किए थे. दे वर एकर्स मॉडल एंड केलर्स मॉडल. सो इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो केलर मॉडल इज वन ऑफ द वेरी फेमस मॉडल्स जिसमें कि एनटीए ने बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट. So to discuss you with the type of questions जो कि NTA पूछता है, so they simply ask you the meaning. Maybe they can ask you brand equity क्या होता है, they can ask you brand identity क्या होता है, brand resonance क्या होता है, brand response क्या होता है, and brand meaning, right? So first question that arises from the models, जैसे कि हमारे केलर्स मॉडल हैं, एकर्स मॉडल हैं, वो यही है कि कौन से जो हमारे डिफरेंशिएशंस हमारे दिए हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे केलर मॉडल में या एकर मॉडल में डिफाइन करे गए हैं, कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट क्वेश्चंस, सो उनका क्या स्पेसिफिक मीनिंग है. देन सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है वो आपको एक वन ऑड वन आउट एलिमेंट दे देंगे एंड दे विल आस्क यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट इन एकर्स मॉडल में भी और द केलर्स मॉडल. सो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि क्या किस तरीके के क्वेश्चंस हमारी एनटीए यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं एंड ऑल्सो वो व्हाट आर द अदर टू मॉडल्स अंडर ब्रांड इक्विटी, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रांड इक्विटी जैसे कि हमने पढ़ा था, सो ब्रांड इक्विटी क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ द ब्रांड, यू नो. सो हम जितने भी अपने ब्रांड को इनहेंस करते हैं, मे बी थ्रू सिंबल्स, एसोसिएशंस, प्रोवाइडिंग मीनिंग टू इट, मे बी उसमें हम यू नो आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मे बी हम एनीथिंग वी आर डूइंग टुवर्ड्स यू नो हैविंग अ रेजोनेट इफेक्ट विद द कस्टमर, कि हमारे जो कस्टमर हैं हमारे प्रोडक्ट से, हमारे ब्रांड से एक रिकॉग्निशन बना सके, रीपरचेजेस कर सके, एंड देन अल्टीमेटली दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टिव कस्टमर टू द कस्टमर लॉयल्टी, राइट. अब एक पॉइंट आता है कस्टमर लॉयल्टी. मैंने बोला कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है. सो जब हम कस्टमर लॉयल्टी एक ऐसी टेंडेंसी होती है कस्टमर्स की दैट दे वांट टू परचेज एंड दे परचेज केवल एक ब्रांड का प्रोडक्ट, नो मैटर व्हाट. वो क्या करते हैं, दे आर जस्ट प्रिटी लॉयल टू द ब्रांड दे buy, right. For example, we have seen that many people are very specific in purchasing the things from Adidas, maybe from Nike, maybe from, if they are from middle class, they are going for the jockey brands. Maybe people are crazy after the slippers of Crocs, right. So जो एक कस्टमर्स की एक कैटेगरी होती है, टेंडेंसी होती है दैट दे स्टिक टू ओनली वन ब्रांड थ्रू आउट देयर परचेजिंग लाइफ, एंड वो जो कस्टमर्स होती है उनकी जो स्विचिंग कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है एंड दे डू नॉट वेरी इजीली स्विच टू अदर ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स, राइट. सो अभी हम देखते हैं दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स. हम एक जस्ट क्विक रिवाइज करते हैं ऑफ बोथ द मॉडल्स, एकर मॉडल एंड केलर मॉडल, एंड देन वी विल गो on understanding the other two models that I have for today are brand asset model and the brands model, राइट. सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एकर्स मॉडल क्या होता है. सो हमने पढ़ा था एकर्स मॉडल में हमारे 5 कंपोनेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5. सो जो डू रिकॉल विद मी, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है ब्रांड एसोसिएशन, देन वी हैव ब्रांड अवेयरनेस, we have perceived quality, we have proprietary assets, and the last component but not the least under Ekers model is brand loyalty, right. All right. So do we still remember हमारे केलर मॉडल में जो पिरामिड था उसमें कौन कौन से थे. So if I just make the pyramid for Keller's model was, so Keller model was like this, ठीक है.
Can I say here I had here I had brand identity. Here I had performance and imagery that was defining as brand meaning. Here I had judgments and feelings confining to brand response. And last I had brand resonance. So these were two models that we very detail we have covered in our previous video. If you want to learn from it, because these are the topics from where NTA very frequently asks the questions, you can refer to our previous videos. For today, we are going to learn from the other two models, that is brand asset valuator model and brands model. So another very important model from both of them is the BAV model. So what happens under this model? So under this model, what happens that the company tries to make a differentiation, and what company tries to understand, they try to understand the customer's point of view, keeping in mind that how they are standing different than their competitors, right? So what they do, they go in a evaluation, I would say they go in evaluation in comparison to their competitors, that how their competitors are serving and how they are performing if looked from the customer point of view, right? So इसमें हमारे चार major components होते हैं. So we have differentiation, we have relevance, we have esteem, and we have knowledge in this. So what do we understand by differentiation? So differentiation में यही आता है that how different we stand from our customers. So यहाँ पर आती है बात कि कितना ज़्यादा different. So we already know that every brand is unique in their own terms, maybe in terms of performance, maybe in terms of features, maybe in terms of appearance. So हर किसी brand की अपनी एक uniqueness है. Everyone have their own pros and cons, right? So differentiation में क्या होता है that companies what they do, they try to find out what is that differentiated point, what is the differentiation and how different they are standing against their competitors, right? Then comes relevance. So relevance is the point that though company is serving to the customers, ठीक है? So वो कितने relevant products वो serve कर रही है as to meet the needs of the customer. For example, if I am looking for a pen and the company is serving a pencil, so that is not relevant product for me, right? Because I am looking for a maybe highlighter or a pen, right? So relevance is something that that really helps company. This is one of the very important element that really helps company to understand whether they are able to relevantly serve the needs of the customers or not, right? Because company as a whole उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए that whatever products and services वो serve कर रही हैं, customer is interested in that or not. वो customer के काम का है भी या नहीं है, right? Alright, so then comes the esteem. So what esteem tells? So esteem tells that क्या उस मेरे प्रोडक्ट की perceived quality and performance है, right? So if I say if we talk about a very status symbol, if we talk about Apple की हम बात करते हैं, so can I say the esteem of that particular brand is really very high. It is taken as the social symbol. It is taken as the one of the brands which is denoted to the richer class families or richer class section of the society, or I can say that this is kept under the premium quality product, or I can say that this is something which is known for its security reasons, which becomes its USP, जो कि other brands offer नहीं करते हैं. So esteem is, so if I say that esteem is perceived quality and performance, अगर मैं performance की बात करती हूँ, if I say Apple phones, if I say, or if I say Nike के जो products होते हैं, so are they able to satisfy with the kind of quality they are providing, kind of performances they are providing, kind of promises they are making through their brand, right? That comes under esteem. Then knowledge. So knowledge comes under the category कि हम जो भी offer कर रहे हैं is my customer completely aware कि ये qualities हैं, ये features हैं, ये functionalities हैं, ये products and services and that my brand offers. So knowledge is getting fully aware of what are the products and services and features and performances offered by the brand. Okay. So these were
all about the brand asset valuator. So I'll repeat that इस वाले मॉडल में क्या होता है, the company tries to find out the how they stand out. They stand out then in comparison to a competitor. So वो कौन कौन से points हैं customer point of view से, जिससे कि I can say that I am apart my customers. So I can say that मैं एक step ahead हूँ than my competitors. And if analysis में पता चलता है that there are some of the points जहाँ पे कि the company is lacking in establishing the brand, और वो जो customer है इतना अच्छे से brand को रिलेट नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, दैट बिकम्स द पॉइंट फॉर करेक्शन, इम्प्रोवाइजेशन फॉर द कंपनी. कंपनी क्या करेंगे, फिर वो या तो अपना क्वालिटी पे वर्क करेगी, परफॉर्मेंस पे वर्क करेगी, अपना द वे देयर सर्विस प्रोवाइडर्स वर्क उन पे वर्क करेगी, उनकी एफिशिएंसीज बढ़ाएगी, या फिर वो अपनी रेलिवेंस बढ़ाएगी. मे बी दे कैन इनोवेट इन अ वे कि वो ऐसे फीचर्स डाल दे जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल हो, या फिर वो उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें जहाँ पे इट इज रेलिवेंट इनफ. देन कंपनी क्या करेगी, देन कंपनी विल अगेन गो इनटू R&D, अंडरस्टैंड कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम डिफरेंशिएशन गेन कर सकते हैं, एंड देन लीडिंग टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट. एंड नॉलेज ऑफ कोर्स, अगर मान लीजिए नॉलेज कम है प्रोडक्ट की, बाकी सारी चीजें ठीक है, सो हाउ कैन वी गो अबाउट द कैंपेन कि हम किस तरीके से उसको और नॉलेज बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारा कस्टमर है उस ब्रांड को एक ही इंस्टेंट में रिकॉग्नाइज कर सके, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर द ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल. And this was the third model under brand equity models. So the first was Acker model, the second was the Caller's model, and the third was the brand asset valuator model. Okay, so coming to the last model or fourth one, I would say the brands model. So here also there were 5 components given, and what happened, the person who brought this concept of brands model, so what he did, उन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स को सर्वे किया, उनको क्वेश्चनर्स दिए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लोग मेरे ब्रांड को देखते हैं और कैसे दूसरे ब्रांड्स को देखते हैं, ठीक है. सो विद दैट सर्वे उन्होंने जो भी फाइंडिंग्स निकाली, ही मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जिसमें कि एक ब्रांड को रखा जा सकता है और जिसमें कि उसे इवैल्यूएट किया जा सकता है. सो देयर वर 5 कंपोनेंट्स, आई वुड से दैट प्रेजेंस, रेलेवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज एंड बॉन्डिंग. एंड दिस इज व्हाट, ये ही वो एक पॉइंटर्स है जिसमें कि वी कैन डिफाइन. So this is in a hierarchy form. So this I can define through this कि हमारा ब्रांड कितना ज़्यादा अच्छे से पोजीशनिंग कर पा रहा है, and how customers are able to also connect with the brand. सबसे पहले मेरा आ जाता है presence. So presence क्या बताता है? This is somewhere alike to the brand awareness, कि क्या कस्टमर्स को ये पता है कि मेरा ब्रांड एग्जिस्ट करता है, do they know, राइट. बहुत सारी हमारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे हमारी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनी टाइम्स कस्टमर्स इवन आर नॉट अवेयर्ड दैट ऐसी भी सर्विसेज प्रिवेल करती हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट्स प्रिवेल करते हैं, और सच एंड सच ब्रांड एग्जिस्ट करता है, राइट. सो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर इसी स्टेप पर हमारा जो है स्ट्रैटेजी फेल हो जाता है, दैट वी केम टू नो कि कस्टमर्स को यही नहीं पता है दैट देयर इज सच ब्रांड दैट एग्जिस्ट, सो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट लेवल, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट the concept that comes in picture, the point that comes in picture, the component that comes in picture is present. So making sure that customer is aware कि हमारा जो product है वो exist करता है, right. Then point comes is relevant. So relevant क्या बताता है? Relevance बताता है am I able to serve to the needs of customer. So यहाँ पे बात कर रहा है serving the needs of customer, right. So if I say कि I am looking for again I'll say use the same example, I am looking for a pen and or a highlighter, and company is trying to offer me again and again is offering me pencil, I will neither be interested, also I will get irritated by the continuous efforts the company is making. So this step again becomes very important from company point of view to understand कि वो जो भी सर्व कर रहे हैं क्या वो relevant है भी customer point of view से और not, right. So then comes the performance. So performance का क्या मतलब होता है? Stand on the promise. So what happens? So performance का क्या मतलब है? So I would say Domino's है, McDonald है, I would say Starbucks है, और they try to with their tagline, with their brand image, with the kind of culture they have created, वो क्या करते हैं, they try to communicate with the customer. वो क्या करते हैं, वो जो promise करते हैं, so जैसे for example
फॉर एग्जाम्पल हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मोस्ट टेस्टी बर्गर यू विल फाइंड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. सो व्हाट दे आर communicating with their tagline is that you will not find such specifications, such cuisines of burger which we deliver, right? So can I say कि उस tagline के through what company is trying to convey is that this is what we promise, right? So what will do, I will visit that store and I will try the varieties of burger there, but none of the burger I like. ठीक है, मुझे कोई कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा, एंड इवन द सर्विसेज वर वेरी स्लो, वेरी पैथेटिक. आई वाज ट्राइंग टू कॉल I was trying to call people, they were serving very late, pathetic services, ambience was very bad, right? So can I say the performance was matching with the promise they were making? No. So performance का मतलब क्या होता है, that whatever I am conveying through my advertisements, my campaigns, जो मैं convey करने की कोशिश कर रही हूँ, is my company able to stand on those promises? If I am if I am promising through my taglines, my advertisement, that this is the best quality you are ever getting, so am I able to stand on those परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत एक नेचुरल सा एग्जाम्पल, सो हमारे जो ब्रॉडबैंड्स होते हैं, राइट, जितने भी हमारे इंटरनेट नेटवर्क्स होते हैं, वो बहुत एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं कि आपको इतना बैंडविड्थ देंगे, इतना आपकी स्पीड आएगा, इतना kbps होगा, एवरीथिंग दे प्रॉमिस, ठीक है. सो व्हेन यू बोरो द सर्विसेज, सो एट टाइम्स यू ऑफ कोर्स it matches your expectation and even exceeds it, but बहुत टाइम क्या होता है that you feel कि कहीं पर कभी technical glitch आ गया है, you are trying calling the customer service, कई बार आपका तार कट हो गया है कभी, so there are issues that you find. So in that case we can say कि जो performance is not aligning with the promises that company has made, right? I hope that is also clear. Then comes advantage. So advantage में जब I have seen that my presence is okay, my relevance is okay, then my performance is also okay, then I will see am I able to have an extra advantage over and above my customers. मुझे competitive advantage कब मिलेगा, मेरे customers मेरे तक कब रुकेंगे, when I am able to give them an extra, right? So for example, there are two brands, they are their perceived quality is somewhere similar, they are very cutthroat competition, but the brand that offers a little extra has an extra advantage, right? Customer क्या करेगा, उनके पास जाएगा. Why? Because they are offering some extra benefits, extra advantage, right? And then what comes is bonding. So bonding is what relationship the customer and the company shares, right? So this was the model under brands, right? So we had presence here, we had relevance, then we had performance, advantage and bonding, and this is how this becomes a very important model from the exam point of view. So this was all combining all the models, Akers model, Gallers model, BAV model and brands model. Hope you liked the video. Please hit the like